आज के इस इस्तेमालिया प्रोग्राम के सदर मोहतरम इकबाल अंसारी साहब, सामने कुर्सियों पर मेरे साथ बैठे हुए इलियास साहब, शफीक राना साहब, मजलिस में शरीक रहते के सरकर्दा शख्सियत, खुसूसन मेरी माएँ, बहनें और अजीज बच्चे, आज इस वक्त इस इस्तेमालिया मजलिस में शरीक होकर दिली खुशी हुई कि जिस तरह तफसीली गुफ्तगू शफीक राना साहब ने, यूसुफ इलियास साहब ने की है, अब मजीद उस उन्वान पर कुछ कहने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि फैसला तो उसी के हाथ में और फैसला आसमानों पर होता है, जमीन पर तो असबाब बनते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी जीत का फैसला किया था, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर असबाब बनाए, हमारी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने रोजे रखे, कुरान करीम की तिलावत की, मुख्तलिफ वज़ाइफ किए, मन्नतें मानी और ज़ारो कतार रो करके उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जिंदगी भी दी, सेहत भी दी और फिर कामयाबी भी दी। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के बाद अपनी माओं का, बहनों का, बेटियों का, अपने बुजुर्गों का, सरपरस्तों का, अपने नौजवान साथियों का और इसी तरह बच्चों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन आता है, होता है, जीत हार का फैसला होता है, लेकिन ये इलेक्शन अपनी नौइयत का अजीब व गरीब इलेक्शन है। लोकसभा यानी पार्लियामेंट इलेक्शन में 6 असेंबली हलकों के साथ पार्लियामेंट का एक हलका बना था और 5 असेंबली हलकों में आज एक छोटी सी कमेटी का सदर है, वो मालेगांव आज भी आया था और उसका ये बोलना है कारपोरेशन में जन्म दाखिले के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं कि तुम जो है बाहर से बांग्लादेश और बर्मा से आने वाले लोगों को जन्म दाखिला बना के देते हो। तहसीलदार के पास जाकर के उसने ये इल्जाम रखा कि तुम जो है जिनके पास कारपोरेशन में जन्म दाखिला नहीं है उनको तुम जो है एफिडेविट के ऊपर उनको दाखिला बना करके देते हो। मालेगांव पर ये इल्जाम लगा जिसका तस्करा चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने, जिनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, ये ऐलान किया हाउस में उन्होंने कि मालेगांव में 114 करोड़ रुपया आया और ये 114 करोड़ रुपया वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल हुआ। ये 114 करोड़ रुपया दहशतगर्दों को मदद करने के लिए इस्तेमाल हुआ और इशारा मालेगांव और मालेगांव के मुसलमानों की तरफ था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस मामले में मालेगांव में मशरिकी इलाका यानी नदी के इस तरफ का एक आदमी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मामले में एक मुसलमान भी नहीं। जितने लोगों के अकाउंट में पैसे आए करोड़ों रुपए, वो सब नदी के उस पार गैर मुस्लिम लोग। हमने इंक्वायरी की मुखालफत नहीं की, हमने तो उनको खुला मैदान दिया और होम मिनिस्ट्री में हमने लेटर दिया कि आप इस मामले की पूरी इंक्वायरी करें कि ये पैसा आया कहां से, किन लोगों ने ये पैसा ट्रांसफर किया,
और किनके अकाउंट में आया, और आने के बाद इलेक्शन तो महाराष्ट्र में था, ये सारा पैसा गुजरात गया। आप पूरी इंक्वायरी करो। हमने इंक्वायरी की कभी मुखालफत नहीं की। जाहिर बात है हमारी मुखालफत के बाद भी उनको जो करना है वो करेंगे। हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन आपने सेकुलर उम्मीदवार को जिताने का फैसला लिया था, आज मालेगांव शहर निशाने पर, मालेगांव शहर में पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर लोगों को सुपारी दी गई थी। अभी यूसुफ इलियास साहब ने उसका तस्करा किया। आज जो लोग असेंबली इलेक्शन में थे और अजीत दादा पवार के साहस के साथ इस्लाम नामी पार्टी ला करके इलेक्शन लड़ रहे थे, हमने इस बात का तस्करा अखबार के जरिए और अपने स्टेट के जरिए आपके सामने रखा। दिल्ली थैले से बाहर आ गई। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ये जा करके अजीत दादा पवार से मिले और उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, सियासी तौर पर उनके जो हमनवा हैं, उन्होंने बरमना इसका इजहार किया कि हम तो जाएंगे और उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ रहेंगे। हम शहर की तामीर और तरक्की चाहते हैं, उनके पास फाइनेंस से मिनिस्ट्री है, हम फंड ला करके मालेगांव के विकास की कोशिश करें। दिल्ली थैले के बाहर आ गए। वो अगर जीतते तो जा करके बीजेपी के साथ उनकी गोद में बैठते। और ये चीज आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि अजीत दादा पवार की पार्टी को कारपोरेशन में कामयाबी दिलाने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे। और इनकी कोशिश ये होगी कि बीजेपी का मेयर कारपोरेशन में बैठे और कारपोरेशन पर फिरका परस्तों का कब्जा हो जाए, ये उनकी प्लानिंग है। जब मालेगांव के लोगों ने पार्लियामेंट में ऐसा फैसला लिया, पार्लियामेंट इलेक्शन में, उस वक्त से मालेगांव टारगेट पर। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मालेगांव में इनको एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, इनको एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं मिला, लेकिन वो इस मामले में लगे हुए हैं। हम इंक्वायरी की मुखालफत नहीं करते, इंक्वायरी करो आप। मुल्क का कानून संविधान जो कहता है हम उसको मानते हैं। जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या आए हैं हिंदुस्तान में, आप कानून के तहत जो भी मामला है आप उनके साथ कर सकते हो, लेकिन बगैर किसी सबूत के आप मालेगांव पर और मालेगांव के मुसलमानों पर इल्जाम रख रहे हो, ये गलत। आप इंसाफ की बात करो। आप अगर फडणवीस साहब होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं और हाउस में उन्होंने मालेगांव का नाम लिया और हाउस में उन्होंने 114 करोड़ रुपए की बात की, तो उनको ये भी कहना चाहिए और बताना चाहिए था कि ये 114 करोड़ रुपया मालेगांव मध्य यानी मालेगांव सेंट्रल में आया है या मालेगांव आउटर में आया है। उनको ये भी बताना चाहिए था कि ये पैसा मुस्लिम नौजवानों के अकाउंट में आया है या हिंदू नौजवानों के अकाउंट में आया है। आपने इल्जाम हम पर रख दिया और गलत इल्जाम रखा। आज अगर किरीट सोमैया और नीतीश रानी जैसे लोग मालेगांव में आकर के फिरका परस्ती की बात करते हैं, तो उनको रास्ता बना करके देने वाले यही लोग। नीतीश राणे को फोन करके मालेगांव का मसला बताने वाले ये लोग हैं। और कोई चीज छुपती नहीं है। कहते हैं ना कि आदमी किसी बात को छुपाने की सियासत में लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो बात देर सवेर सामने आ जाती है। वजह उसकी ये है कि सियासत में ना कोई हमेशा किसी का दोस्त रहता है और ना हमेशा किसी का दुश्मन रहता है। 2014 के इलेक्शन में लड़ा था और हार गया, और उस वक्त एनसीपी के एक बड़े लीडर ने हमारे साथ धोखा किया था और इलेक्शनी फंड हमको देना था तो उन्होंने किसी और को दिया था। लेकिन वो बात आज सामने आ गई। जिनको दिया गया था उन्होंने बताया कि भाई तुमको जो फंडिंग होनी थी तुमको नहीं हुई, हमको हुई थी।
तो सियासत में कोई बात छुपती नहीं है, देर सवेर सच्चाई सामने आ जाती है। आज मालेगांव को जिस तरह टारगेट किया गया, वोट जिहाद का नाम दिया, सोबत आई बचाओ, कोई आलिमा हाफिजा या कोई जो है मुसलमान खातून नहीं है। मालेगांव के लोगों ने सेकुलर हिंदू खातून को वोट दिया। हमने कोई खालदा जिया को वोट नहीं दिया था, हमने कोई हसीना वाजिद को वोट नहीं दिया था, हमने तो शोभाताई बच्चाओं को वोट दिया। उसके बाद भी हम पर इल्जाम है वोट जिहाद का। अगर किसी मुसलमान को वोट दिया जाता तो आप जो बात कहते वो काबिले गौर होती। हैरत की बात है कि मालेगांव लोकसभा हल्के में 5 असेंबली हल्के में बीटीपी को 1-2 लाख के करीब उसको वोट की लीड मिली थी। उसको आप वोट जिहाद नहीं बोलो, आराम से उसको वोट जिहाद नहीं बोलोगे। मालेगांव में अगर किसी ने, मालेगांव के लोगों ने वोट दिया और पूरी ताकत के साथ दिया और एक प्रोग्राम के तहत दिया, तो आप उसको वोट जिहाद बोलते। अरे एक असेंबली हल्के में अगर ऐसा हुआ है, उसके मुकाबले में 5 असेंबली हल्के में यही हुआ, उसको आप वोट जिहाद नहीं बोल रहे। और मालेगांव वालों ने जो किया उसको वोट जिहाद बोल रहे। तो मालेगांव को टारगेट किया गया है और मालेगांव के लोगों ने ही टारगेट करवाए। कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यही लोग फिरका परस्तों के हाथ का खिलौना बने और यही लोग जो है वहां से बड़ी बड़ी रकमें ला करके मालेगांव के ईमानदार वोटरों को खरीदने की कोशिश की। हमारे शफीक राणा ने घर के भेदी में जो बात बताई कि हमने 1.5 लाख वोटरों को पैसे दिए, हम पैसा बांटते बांटते थक गए। उनका ये बोलना है, हम नहीं बोल रहे। उनके लोगों का बोलना है कि हम पैसा बांटते बांटते थक गए। 1.5 लाख में से हमको 1,20,000 वोट मिले कि हम जीत गए और इसी भरम में थे। इलेक्शन हुआ, गिनती काउंटिंग बाकी थी, उससे पहले जश्न मनाना शुरू कर दिया था। अभी बड़े मैदान में पूरे हरे लाइट लगा दिए गए थे ना, 3 कंदील पर पूरे हरे लाइट लगा दिए गए थे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पटाखेबाजी और जो शोर शराबा हो रहा था, मालेगांव के संजीदा लोगों ने उसको देखा है और नोट किया है और उनको पूरा यकीन था कि हम जीतेंगे। हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया, एक हरबा भी ऐसा नहीं छोड़ा था कि उन्होंने इस्तेमाल ना किया, हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन किसी शायर ने कहा है ना कि दे बालों पर शिकस्ता मजा हौसला शिकन, तेरा करम के कुव्वते परवास पा गए। इतनी शदीद मुखालफत के बावजूद अल्लाह ने जीता था। कौन सा काम, कौन सा खाना और कौन सा हरबा उन्होंने नहीं छोड़ा, सब इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अल्लाह का फैसला तो फैसला होता है ना, और उसके फैसले से हमें जो जीत मिली है कम वोटों से मिली। लेकिन ये कम वोट भी ऐसे मोड़ पर अल्लाह ने उनको ला करके छोड़ा कि वो किसी से वसूली भी नहीं कर सकते, किसी से वसूली भी नहीं कर सकते। 1,09,000 वोट, 1,09,400 कुछ वोट उनको मिले, 1,09,700 कुछ वोट हमको मिले, वो वसूली भी नहीं कर सकते। अगर लंबा फर्क होता तो वो वसूली के लिए निकलते। हमने उनको मशवरा दिया था और खुलूस के साथ दिया कि आपने पैसा बांटने के लिए जिनको पैसा दिया है उनमें से किसी ने फार्म हाउस खरीद लिया, किसी ने प्लाट खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी ने लोगों का कर्जा अदा किया, मार्केट का भरना कर दिया। आप थोड़ा इधर भी देखो, बोले मुफ्ती साहब झगड़ा लगा, बोले झगड़ा लगा, नई यूनिफॉर्म शोरूम से निकाली गई, उनको दिख भी रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत जब किसी को मजबूर करना चाहे तो ऐसे कर दे कि सब कुछ देखने के बाद भी वो उसे वसूली नहीं कर सकते।
हमारे बराबर ही उनको वोट मिली, कम नहीं मिली, थोड़ा सा फर्क है। और हम तो ये भी कहते थे कि 10-20 लाख रुपया और बांट देते तो जीत जाते ना, 10-20 लाख रुपया और बांट देना। कारपोरेशन का लुटा हुआ माल पब्लिक की टैक्स की रकम थी, पब्लिक को ये पैसा वापस देना हम ऐसा मानते। इन्होंने पब्लिक का पैसा लूटा था, पब्लिक को दिया और अपने हाथ से दिया ना, पहुंचा के दिया। मैं इस मौके पर आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का अहद करता हूँ और इस बात की यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि जिस दिन से रिजल्ट आया है उस दिन से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि हमने कोई काम करने की कोशिश न की। हम हर दिन कोई ना कोई काम करने की कोशिश कर रहे। हाउस में हमें जब कहने का मौका मिला गवर्नर के खिताब पर, तो हमने ये बात रखी कि गवर्नर ने अपने खिताब में 62 मुद्दों का तस्करा किया, लेकिन टेक्सटाइल का कहीं तस्करा नहीं। हमारा शहर बुनकरों का शहर है, टेक्सटाइल का शहर है और पूरे मुल्क में खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाली सनत और उद्योग टेक्सटाइल है। और माननीय गवर्नर साहब ने जो है टेक्सटाइल का कोई तस्करा ही नहीं किया। टेक्सटाइल जब लोगों को रोजगार देता है तो सरकार को टेक्सटाइल के लिए भी कोई प्लान, कोई स्कीम बनाना चाहिए जिससे ये सनत पनपे, तरक्की करे। एक लूम से 2.5 लोगों का रोजगार जुड़ता है, 2.5 लोगों का रोजगार जुड़ता है। मालेगांव में प्लेन सादा पावर लूम है, सरकार अगर स्कीम बनाती भी है तो जदीद पावर लूम के लिए बनाती है। एयर जेट है, वाटर जेट है, रिपेयर है, उन लूमों के लिए बनाती है, सादे और प्लेन पावर लूम के लिए नहीं बनाती। जबकि पूरे मुल्क में 30 लाख प्लेन पावर लूम है और उसमें से 18 लाख प्लेन पावर लूम महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। हमने गवर्नर के खिताब पर ये बात कही थी कि पूरे स्टेट में अमन अमान कायम रहे, तो सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, जो लोग जुए सट्टे का कारोबार करते हैं, उन लोगों पर बंदिश आनी चाहिए। जो लोग गुंडागर्दी, दादागिरी करते हैं, उन पर बंदिश आनी चाहिए। जाहिर बात है कि शराब 100 बुराइयों की जड़। आदमी नशे में होता है तो फिर कुछ भी करता है। जुआ और सट्टे के जरिए से आसानी से पैसा मिलता है तो आदमी को पैसे की कदर नहीं रहती और यही पैसा उसको गलत कामों की तरफ लेकर के जाता है। आज गुंडागर्दी, दादागिरी मुल्क और स्टेट के अमन अमान को खत्म करने का प्रोग्राम है। सरकार को इस तरफ की तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में हम मकामी पुलिस डिपार्टमेंट को भी पाबंद करेंगे और हमने इस सिलसिले में प्रोग्राम बनाया है और इंशाअल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट और इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कारपोरेशन, इनके खिलाफ जो मामला आज पूरे शहर में लोगों के सामने है, उसको निपटाने के लिए हम शफीक राणा साहब और यूसुफ इलियास साहब और ऐसे जो सरकर्दा लोग हैं, इनको जोड़ करके हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर से बुराई का खात्मा करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हमने ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई के उन्वान से रखा। हमने करोड़ रुपए के काम किए, कुछ मौके पर हमने उसको गिनाया भी और हमने अखबारात में इश्तिहारात के जरिए शहर की आवाम के सामने ये बात आ जाए, इस बात की भी कोशिश की। लेकिन हमारे स्टेट से हमने जो मुद्दा, जो उन्वान बनाया था वो अच्छाई और बुराई का था। तो हम इंशाअल्लाह अच्छाई को परवान चढ़ाने के लिए और बुराई को खत्म करने के लिए सब आप जैसे सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर से बुराई का खात्मा हो, इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा ये शहर मशरिकी हिस्से में नदी के इस तरफ जो आबादी है, इसमें ओपन स्पेस पर लोगों के कब्जे हैं, गार्डन पर लोगों के कब्जे हैं,
रास्तों पर लोगों के कब्जे हैं, रास्ता तंग कर दिया जाता है और आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। जमीनों पर कब्जा किया जाता है, नाजायज कब्जा किया जाता है। खास तौर पर गैर मुस्लिम भाई जिनकी जमीनें इस तरफ है, उनकी जमीनों पर दादागिरी करके कब्जा कर लिया जाता है और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो इस शहर से इन जैसी बुराइयों का खात्मा हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कारपोरेशन से रिलेटेड जो मामला है, उस मामले में भी हम इंशाअल्लाह शहर के लिए भले से भला काम हो उसकी कोशिश करेंगे। शहर में जब इलेक्शन का मौका था, वोट मांगने के लिए हम घर घर गए, तो खास तौर पर वो लोग कच्चे पक्के इलाकों के जिनके घर छोटे हैं और जिनके पास पानी स्टॉक करके रखने का इंतजाम नहीं है, जब 2 दिन नाले से पानी आ रहा था तो उनको तकलीफ होती थी। ऐसी माँ और बहनों का तकाजा ये था कि 1 दिन नाले से होना चाहिए। हमने उनसे वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन कारपोरेशन के जो इस महकमे के अफसरान है वो इसकी सही प्लानिंग नहीं कर सके और शहर में पानी को लेकर के एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया कि कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन नल नहीं आया। पूरे शहर में शोर था। कुछ लोगों का ये बोलना था, बल्कि अक्सर लोगों का ये बोलना था कि सर्दी का मौसम है, इतने पानी की जरूरत नहीं है, लोग पानी गाड़ी धोने के लिए, सड़क धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के पानी के पाइपलाइन में नल नहीं है, पानी बहता रहता है, जाए होता है। इसलिए 2 दिन नाले से करवाओ, जब गर्मी का मौसम आएगा उस वक्त तक पूरा नियोजन बन जाए और 1 दिन नाले से पानी आए, इस बात की कोशिश हो। आज नियोजन सही ना होने की वजह से आज जो पानी दिया जाता है, एक हल्के में ये समझ लीजिए कि 48 से 57 महल्ले पड़ते हैं जहां पानी जाए। अब जाहिर बात है 24 घंटे में अगर आधा घंटा भी पानी दिया जाए तो 48 महल्लों में पानी जाएगा। उसके बाद भी 9 महल्ले रह जाएंगे। ये दिक्कत है और इस दिक्कत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं पानी की 5 नई टांकियां बनवाने का फंड लाया हूँ और इंशाअल्लाह वो पानी की जब 5 नई टांकियां बन जाएंगी तो ये जो दिक्कत है कि रात के 3 बजे नल आ रहा है, रात के 2 बजे नल आ रहा है, सुबह 5 बजे नल आ रहा है, हमारी कोशिश ये होगी कि सुबह सवेरे से लेकर के रात सोने से पहले लोगों को पानी मिल जाए और रात आराम से हमारी माए बहनें सो सके। इस बात की हम कोशिश करेंगे। मैं आप सभी हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इस्तेमालिया प्रोग्राम रखा और हमें अपने दिल की बात कहने का मौका दिया। उसका इजहार भी किया कि स्टेज पर हमको टाइम नहीं मिलता, 5-10 मिनट में बात समेटनी पड़ती थी, लेकिन इन जैसे प्रोग्रामों में हम अपनी पूरी बात कर सकते। और शफीक राना साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी 100% सियासी तकरीर होगी, हम लोगों से नहीं हो पाती, लेकिन वो साथी मरहूम साथी निहाल अहमद के साथ रहे और जिंदगी का एक लंबा तजुर्बा सियासत में गुजरा। सिर्फ वो सियासी बात करते और बहुत कारामद बात और बहुत मुरत्तब बात रखते हैं। मैं कारपोरेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में जो कमेटी बनेगी उसमें हमारे साथ शफीक राना साहब भी रहेंगे इंशाअल्लाह और हम इस शहर को कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आपका सभी का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग के सदर इकबाल अंसारी साहब, हमारे हर दिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शफीक राना साहब, सलमान भाई, लुकमान भाई, सोहेल मास्टर, दोस्तों और साथियों, मेरे इलेक्शन को तकरीबन 3 दिन बाद 40वां हो जाएगा। 1 दिन में
मगर इलेक्शन से पहले आगरा रोड के उस तरफ का दौरे की बात हुई मुफ्ती साहब से, तो मैं चाहता तो जो हमारे आसान हिस्सा है पैनल नंबर 6 उसमें ले जाता, मगर मैं जहां ज्यादा फाइट होने वाली थी, जहां टकराव था, जहां ये बोलते थे कि हम हिस्से में घूमने नहीं देंगे, 7 नंबर पैनल से हम शुरू किए। अफसराबाद से लेकर हम सलीम नगर के बाद निहाल नगर में पहुंचे, तो एक आदमी जो नशे में था वो बोले मुफ्ती साहब आप कुसुम्बर रोड वालों को ऐसा बोले वैसा बोले, जो कुछ भी उसको बोलना था। तो मुफ्ती साहब ने कहा मैंने नहीं बोला, और हम लोग बोले आकर बात करो। वहां पर किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो अकेला आदमी था। फिर हम आगे बढ़ गए, मगरिब के टाइम हो गया। मगरिब के टाइम हम मुफ्ती साहब नमाज पढ़ने गए, मैं कल्लू साहब बाबा कुट्टी पर नमाज पढ़ने गया। मेरे आने तक मस्जिद के बाहर रुके थे, हमने देखा कुछ नौजवान खड़े थे, कुछ अज्जू अंसारी के भतीजे लोग थे, अज्जू लहसन वाले, अंसारी नहीं है, अज्जू लहसन वाले के। और उन्होंने एक घर में देने का मना किया, हम भी आगे बढ़ गए। वो आवाज लगाने लगे, मेरा लड़का डॉक्टर अरशद बोला वीडियो उतार लो। मैं डीवाईएसपी को फोन लगाया और मेरा बच्चा जो है कंपाउंड में फोन लगाया कि आ जाओ जरा, यहाँ पर रोक रहे हैं। उससे पहले जो गली में जाते थे ये लोग बोल के रखते थे औरतों को कि 5 साल कहाँ थे। मुफ्ती साहब को बोले 5 साल कहाँ थे, बोले आपा तुमने बुलाया नहीं ना, अगर बुलाते तो मैं आता, अल्लाह के घर भी हम बिना बुलाए तो नहीं जाएंगे। तो वो खामोश हो जाते थे, मगर मुखालफत इतनी शिद्दत से थी कि अगर कोई दूसरा होता ना तो बोलता कि चलो वापस चलो, बहुत मुखालफत है जाने दो। मगर पूरा 55 करने के बाद हम वापस आए। मैं वो आगे चलते थे, मैं पीछे चलता था। कुछ लोग पकड़ के बोलते थे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की हिम्मत को साथ देना चाहिए। इतनी मुखालफत जो सिखाए हुए थे, पगार लिए हुए थे, उसके बावजूद ये हिम्मत नहीं आ रही। और इसी तरह हम हर वक्त, और उसके बाद हमारे दरमियान जो टकराव होता है ना, उसके बाद हमको जोश आता है कि इनको देखना है। हमको टकराव के बाद जोश आता है, अगर अच्छा है चला तो घर में बैठे रहते, मगर वो रोके तो हम और हिम्मत से आगे बढ़े कि किस तरह इनको रोकना है, किस तरह करना है। वो हमको आगरा रोड के उस हिस्से में 10,000 वोट दे रहे थे। जिस दिन पीएटी खुली, एक बंदा शेख आसिफ के पास खड़ा था और बोले कि यार हम 10,000 वोट भी नहीं दे रहे थे तो इनको 23,924,000 से ज्यादा वोट मिल गई। ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई। देखिए उस हिस्से में हर आदमी रोजाना जुल्म सहता है। कोई नशे में आएगा, कोई अंसारी है तो उसको ज्यादा दबाएंगे, कोई अगर अच्छा कारोबार कर रहा है उसको दबाएंगे। ये उस तरफ ये जुल्म होता है। ये
आप जिस हिस्से में रहते हो यहाँ आपको कोई एहसास नहीं होगा, मगर आप वहां जाए तो हमको बोलते थे आप। मैं एक घर में चला गया, जमीन सट्टे वाले के बाजू में, वहां जो सट्टा बेचता है, और मैं बात करके आया, वो बोले हम काम करेंगे, आप बेफिक्र रहे। और मैं आया, मैं खड़ा था, मैं देखा मेरा वीडियो बना रहे हैं, मैं बोले ठीक है बना दे तो देख लेंगे। मगर उसके बाद वो लोग जो बोले कि हमारे घर पहले सट्टे वाला आया, अकील आया, खालिद हाजी आया, वहाब आया, और जितने अल्ताफ आया कि हमसे क्या कोई गलती हो गई क्या, हम आपको पैसा नहीं दे रहे क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे, ऐसा दबाव लाने लगे। मैं सबको बोलता था कि अगर आप मुकाबला करने खड़े हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं, आपको अगर तकलीफ है तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मगर वो बोलते थे हम मुफ्ती साहब को वोट देंगे, आप हमारे घर तक नहीं आएंगे। वो आयशा नगर के पीछे एक बैनर लगा दिए, वहां जाकर बैनर उठवा दिए कि यार ऐसा मत करो, ऊपर से हमको दबाव आएगा, आपको जिसका काम करना है करो, मगर बैनर उतार लो। मगर मेरी शायरी में एक काम करता था, आयशा नगर की आखिरी गली में रहता था, वो झंडा भी लगाया, बैनर भी लगाया, और ये बोला तुमको क्या करने करो मैं देख लूंगा। ऐसे हिम्मत से रहे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि शहर बुनकरों का है, फैसला बुनकर को करना है, क़यादत बुनकर की चाहिए, मेयर बुनकर का चाहिए, हर कारोबार बुनकरों से चलता है तो बुनकर का ही चाहिए। अगर ये चौथी नापास जर्सी दिमाग का ये बोलता है नसीब राकेट वाले की शहीदी में कि मैं जीत के आऊंगा, बुनकरों की औकात बता दूंगा, बुनकरों ने उनको बता दिया। आपका ये काम है कि आप आग्रह हो के उस हिस्से में ऐसे लोग को हिम्मत दे जो इनकी दादागिरी को रोके। ये एक जगह मीटिंग लेते हैं सट्टे वालों की, नशे का कारोबार करने वालों की, हर गैर कानूनी काम करने वालों की मीटिंग लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। हम मजबूर हैं कि मुफ्ती साहब आलिम दीन है, मजहबी आदमी है, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि तू सट्टा ट्रिप मैं बात करता हूँ पुलिस वाले से, तू नशे का कारोबार कर, ये तो नहीं बोलेंगे ना। तो लोग उनके साथ थे, 50 लाख के 1-1 करोड़ रुपया गैर कानूनी काम करने वाले ने खर्च किया, लोगों को संभाला। आपका शहर मस्जिदों और मीनारों का शहर नहीं रहे, नशे वालों का शहर बने, इसके लिए उन लोगों ने कोशिश किया। अल्लाह ताला सबसे महबूब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और 12 नवंबर उनके गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बंद था, और ऐसा बंद था कि शेख रशीद बोला कि मैं पप्पड़ वालों को भी जलते नहीं देखा। और उस बंद में जो जर्रा बराबर भी नालायकी किया है, पहले तो सरकार चली गई, नवाब मलिक ये बोला
कि 100 करोड़ रुपया रजा एकेडमी ने बीजेपी से दिया है, वो भी हार गया। एमआईएम के हम हैं, मैं उस वक्त भी सच्चाई बता रहा हूँ। इम्तियाज जलील ने ये कहा था कि जिम्मेदारों पे केस बनाया जाए, रिकॉर्डिंग उठा लेना, वो भी हार गया। बदला अल्लाह का था। अगर ये समझता था कि मैं पैसों की रेल पे सोने की नदियां बहाने के बाद कब्जा कर लूंगा, अल्लाह ताला ने उसको एकदम आखिर तक जिताया और हरा दिया। जैसे सद्दाम ने जन्नत बनाई थी, एक कदम रखा था, अल्लाह ताला ने उसकी रूह निकाल दी। वैसे ही कोई उनको जाकर बोले कि तुम ये मत समझो कि प्लानिंग करोगे, पैसे से लोगों को खरीदोगे, जो मुफ्ती साहब के साथ रहेंगे, जाफर नगर में जैसे मारा गया, चड्डा से झगड़ा किया गया, लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, मगर अल्लाह का फैसला आखिरी है। ये हमको जो है अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम घरों में बैठे हुए थे, तुम वोट देने जा रहे थे तो उनके वर्कर चिल्लाते थे, गाली देते थे, बहुत ज्यादा खराब बोलते थे, उसको बावजूद तुमको ये दिखाया। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती है कि आपका हिस्सा उनसे बहुत दूर है। अगर वो छोटे मालेगांव में आ जाते हैं तो आपके लोग क्यों भागते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। ईसाक तुमसे टाउन हॉल में उनके भतीजे भाई लोग आगे कर रहे थे, मगर मैं उन औरतों को सलाम दूंगा, उनकी बहादुरी को दाद दूंगा, जो मुफ्ती साहब की गली में आए तो औरतों ने गाली दिया और उनको भागना पड़ा। आप लोग अगर उनके इस हिस्से में आने की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि आप इधर आते हैं तो जलील भी करते और बहुत मारते सना, नहीं, हिम्मत होना चाहिए। ये आपको माहौल बनाना है। देखिए मुफ्ती साहब पूरे महाराष्ट्र में एक ही नाना की निशानी है एमआईएम की, और वो अभी मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था तो पार्लियामेंट का मेंबर असदुद्दीन अवैध, पार्लियामेंट का जो स्पीकर रहता, वो कुछ सवालात रखे, उनसे पूछा आपके साथ कौन है, तो ये दो थे, बोले हम दो ही लोग हैं, तो मुस्कुरा रहा था। मुफ्ती साहब हाल में कौन सी बात रहेंगे, वो अकेले हैं। आप ये मत बोलना कि यार वो कुछ नहीं कर पा रहे, मगर आपकी ताकत ये है कि आपका लीडर जो कौम के लिए लड़ रहा था, इनके पास सोबत आई, बच्चों आई, डॉक्टर दिनेश बच्चों आया, तो ये बोले कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, आप जीतिए। आज हमारे मजहब पे बात आ गई है, आपको जो करना है करिए। और 1,98,000 वोट से ज्यादा आप लोगों ने दिया। अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक संघ मुंबई का उमर लकड़ा वाला आया यहाँ पर और बोले मैं कांग्रेस का टिकट लेना चाहता हूँ। हम बोले ठीक है, कोशिश करिए। हम भी अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो है मेंबर है, हमारे पास भी आया। वो रिजल्ट निकलने के बाद फोन करता है और ये बोलता है कि यार 1,98,000 वोट आप लोग दिए और वो कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दिए। अजीब क्यों है यार, आता है वही सोचकर वो यहाँ लड़ने की कोशिश कर रहा था। तो आपका लीडर कौम के लिए लड़ा। आपने देखा कि शेख आसिफ ने पहले गया धूलिया सटाना पार्लियामेंट के वक्त,
थोड़ी थोड़ी मीटिंग लिया और ये संदेशा मेरे पास भी भेजाया कि यार वो खड़े होना चाहते हैं। हम बोले बहुत अच्छी बात है, शहर का जो फैसला रहेगा हम करेंगे। हम उस वक्त तो समझ नहीं पाए। फिर उसके बाद मौलाना उमरैन को आगे किए। फिर उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि मालेगांव शहर की वोटिंग परसेंटेज कम होना चाहिए। हमने देखा कि यार ये पूरी तरह से बीजेपी से सुपारी दिया हुआ है। ये असेंबली के वक्त नहीं लिया था, ये पार्लियामेंट के वक्त ही दे दिया था और परसेंटेज कम करवाने जाता था। क्योंकि इनके पास जब जाते थे कांग्रेस के लोग तो ये अलग अलग शिकायतें करते थे और हमारे पास आते थे तो हम बोलते थे कि परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, आपको क्या करना चाहिए और आप मालेगांव शहर आए मत, आप जाइए देहातों में मेहनत करें, हम पूरी ताकत से आपको वोट देंगे। हम ये मुतालबा कुछ नहीं करते थे, हमारा लीडर जो बोलेगा वो करेंगे। शाम में 4 बजे पोलिंग के दिन उनका लड़का मेरे कंपाउंड में आ गया शुक्रिया अदा करने। मौला अभी 2 घंटा बाकी है, आप जाओ पहले वोटिंग गिराओ। क्यों आया भाई मालूम है? ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और इनूस दादा फजर की नमाज पढ़ के और पोलिंग बूथ पे जाना शुरू कर दिए। वो देखे ना, मैं 55 में राउंड मार के आ रहा था, 11:30 बजा हुआ था। तो मेरे को फकीरा हाजी और सलीम अनवर बोले साहब भी आ रहे हैं, वो शेख आसिफ, इन्हें 11:30 बजे तक नहीं आए थे। और ये पंचर साइकिल के लोग जो है ना, ये 1:30 बजे काला चश्मा लगा के इंडिवर कार पे आए, यहाँ उतरे। तो वो देखे सोबत आई बच्चों, जो इलेक्शन लड़ता है ना वो बारीकियां रखता है, वो देखता है। मुफ्ती साहब को भी सब मालूम है कि कौन किससे बिका हुआ था, पक्के वार्ड में कौन खामोश था, कौन क्या किया। ये बस समझना कि कारपोरेशन का वक्त तो आएगा और हम बोलेंगे मुफ्ती साहब इसको टिकट दे दो, ये अपना साथी है, ये मत समझना। तो बताने का मतलब ये है कि आप लोग जो पक्के वार्ड में रहते हैं, आपके वहां 85% 90% वोट गिरती है, इसका ही फायदा हमको मिलता है। मगर आपको जो मसाफात में है वहां के लोगों को भी संभालना है। इस हिस्से के हसनपुरे लोग पे गए थे, उधर हमको बहुत काम है। जहां पर भी मुफ्ती साहब को लेके गए तो वो बोले कि यार हमारी रोड है, गटर है, खड्डा है, हम पानी फेंकते हैं, ये करते हैं। हमने कहा 2012 में ये हिस्सा मालेगांव शहर में आया और 10 सालों से आप किसको चुन कर दे रहे हैं ये देखिए, और जाके कारपोरेशन में बात देखिए कि यार ये रोड, ये गटर, वहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास आए। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रोड सिविक कंट्रेक्ट की बन गई है, ये गटर बनी हुई है। वहाँ कागज पे पैसा कांग्रेस के शेख रशीद के लोग जो दरेगांव से लेकर 4 नंबर पैनल में हसनपुरे में जो लोग रहते हैं, वहाँ कागज पे पैसा निकाल दिया गया है। मैं रमजानपुरे में माजी किराना के इस्तेमाल रखा गया था, मैं वहाँ बोल कर आया हूँ कि आप लोग आपके हिस्से से जो सोशल काम करते हैं, जो खुलूस से काम करते हैं, वो उम्मीदवार दो, वो उसको खड़ा करो। क्योंकि हमसे गलती हुई, 3 नंबर पैनल में हमने जाकिर जुम्मन के लड़के जाहिर जुम्मन को टिकट दिया था, 5 साल हो गया, वो एक गली एक घर नहीं आया तुम्हारे वहाँ, ये हमको अफसोस है। मगर आप उम्मीदवार देना, ऐसा देना कि यार हमको कारपोरेशन को लूटना नहीं है, वहाँ से हमारी रोजी रोटी नहीं है, इसलिए आपके काम हो, क्योंकि आप कीजिए।
जीएसटी जो 1200 करोड़ रुपया साल की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मालेगांव शहर की जाती है, 600 करोड़ रुपया दिल्ली गवर्नमेंट रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 600 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट के देते हैं और 300 करोड़ रुपया तुम्हारा कॉर्पोरेशन में आता है। और वो पैसा के शेख आसिफ ये बोला इलेक्शन के बाद, हारने के बाद, कि मैं झील में से 1 पाट पानी निकाला हूं। और उसके वालिद मरहूम क्या जलसे में बोलते हैं कि मैं फटी कमीज पहनकर पिलकोर से आया था। तो ये कहां से आया भाई? ये झील में इतना रुपया कहां से आया? हाँ, 2017 से 2022 तक का ताहिरा मैडम और शेख रशीद मेयर थे। 1000 करोड़ की कारपोरेशन है, 5000 करोड़ रुपया 5 साल का था, ये हमको मालूम है। अब अगर तुम रोड नहीं बनाएंगे, कागज पे रुपया निकालने होंगे, तो तुम्हारा घर तो भरा ही नहीं भाई। आपको रोकना है। आपके हिस्से से जो मजाबात के रिश्तेदार है, दयाले में है, उसको कारपोरेशन से रोको। आपके टैक्स का पैसा चुरा के वो मालदार हो रहे हैं और आपको ही इलेक्शन में खरीदने की कोशिश करते हैं। जुए सट्टे और नशे करने वालों को पनपाते हैं। मेरे पास ऐसी मालूमात है कि एक आदमी बहुत ताकत से बोल रहा था मैं शेख आसिफ का ही काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे खानदान की लड़कियों को बता सकता हूं कि वो इंडी पाउडर लेती हैं, सबूत दे सकता हूं। तो क्या तुम उसके बाद भी शेख आसिफ के साथ रहोगे? तो उसके बाद वो फिर मुफ्ती साहब के साथ आया। देखिए, आग अगर लगी है तो अब हमारे घरों तक आएगी। उस आग को रोकना है। हम पूरी ताकत लगाकर अल्लाह के फैसले पर हम मुफ्ती साहब को चुनकर लेकर आ गए हैं, मगर हमारा इम्तिहान बाकी है। हमारा काम हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हमको बहुत ताकत लगाना है। मुफ्ती साहब यहाँ पर एसपी, जिला एसपी, कमिश्नरेट लाने का बोल रहे हैं, मगर जब कभी भी आप देखो मुफ्ती साहब अगर असेंबली में आवाज उठाएंगे, बात रखेंगे, तो एक हिस्से में कुछ लोगों को पकड़कर लेकर आ जाएंगे और बोलेंगे हमने ये केस बनाया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गृह मंत्री के साथ और मुफ्ती साहब जब असेंबली में आवाज उठाए तो गृह मंत्री ये खड़ा होकर सबूत दिया कि उस हिस्से में इतनी इतनी गोलियां पकड़ी गई, इतने लोगों को पकड़ा गया, ये बता रहे थे। अगर सट्टे वाले को आप रेड करते हैं, पुलिस जाती है, बोलते क्या दोस्ताना माहौल में क्या क्या साहब क्या बात है, नहीं केस बनाना पड़ेगा ऐसा, इनको ले जाओ बना दो। उनके पास आमदनी रहते हैं क्या, वो बोलते हैं क्या बहुत आवाज है, ऊपर से दबाव है, ठीक है साहब ये कुत्ता गोली पकड़ लो, बना दो केस। ये ऐसा होता है, ये चालाकी होती है। तो वो सब को रोकने के लिए आवाम की जरूरत है। मुफ्ती साहब के आप हाथ और हाथ बनिए। आप ये मत समझो कि हम चुन कर लेकर आ जाएं और सब बुराइयां खत्म हो जाएगी। बुराइयां रोकी जाती है, नशा रोका जाता है, वो आपके जरिए से होगा। आप अपनी नस्लों को अगर बचाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेशन में भी इनको रोके, कॉर्पोरेशन से भी इन चुट्टों को रोके जो आपका टैक्स लूटते हैं। ये मौका है हमको बोलने का, इसलिए हम इतनी लंबी बात बोले। असेंबली के वक्त तो हमको 5-10 मिनट ही मिलता था क्योंकि बहुत सारी मुकर्रे रखते थे। अब इलेक्शन नहीं है, कैद नहीं है,
हम हर तरीके से बात रखते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग का अगर मैं 5-10 मिनट तो मुफ्ती साहब के पास बैठ जाऊंगा ना, ये सिकंदर, मुफ्ती साहब बोले सिकंदर, हाँ साहब वो काम किया, ये दवा खाने का, वो दवा खाने का, यानी 24 आवर्स 365 दिन आपका जिगर काम करता है। ये नहीं, कभी नहीं बोलते हैं रुक जा मैं इससे काम करवाता हूँ, ये बोलता हूँ, कोशिश हर तरीके से करते हैं। अब हमारा भी काम है, हमारा भी फर्ज है कि हमारे लीडर की ताकत बने कि ये आवाज उठाए तो हम जो है इनकी ताकत पे खड़े हो जाएं। सभी भाई बोले हैं रोड पर आना है, बहरहाल हमको मालूम है, हम मौत मिर्ची का भी जुलूस निकाले, तलाक सनासा का भी जुलूस निकाले, 12 नवंबर में तो साजिश करके फसाद कराया गया और जो किया वो भुगत रहेगा और कयामत तक इंशाअल्लाह भुगतेगा। मगर आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आपने इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो रिश्तेदार हसनपुरे में है या यहाँ से आगरा रोड तक है, क्योंकि नया पूरे के लोग इस तरफ जा रहे हैं, उनकी ताकत बने, उनको कोई तकलीफ हो तो यहाँ से 10 आदमी जाए। ये अनीस कमाल लुकमान भाई, इनके साथ मैं उन स्कूल से में घूमा था, बहुत अच्छे लोग हैं। आप पैसा कभी नहीं मांगते, पहले काम करने की कोशिश करते हैं और हमने जो रुपया बांटा है आपकी खोदी दी है, आपको खरीदा नहीं है। आप जो दिन भर जो अपना काम छोड़ के काम किए वो दिए, आप ये ना समझे कि हमने कहीं से पैसा ला को आपको खरीदा है। हमको जो दिया, बहुत सारे लोगों का मैं ऐसे शुक्रिया अदा करूंगा कि जो खुद बोले कि मैं इसको देख लूंगा, मैं इसको दे दूंगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है मुफ्ती साहब आप जाइए, बेफिक्र रहिए, हम इस हिस्से में हैं, हम पूरी ताकत से करेंगे। उनका भी शुक्रिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नस्लों से बुराइयों से नस्लों से बचाने के लिए हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को साथ को कामयाब किया। उन माँ बहनों ने जो रोजा रखा, जिन्होंने दुआएं मांगे, जो हर तरीके से जो मन्नत मांगे, जो कुछ भी किए, उन सब का भी शुक्रिया। और मैं इस बात तो उम्मीद रखते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि मेरी ये बात देखिए, हम लोग जो है मुफ्ती साहब भी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है, मैं भी 56 साल का हूँ। जो नौजवान नस्ल है, ये बच्चे जो है ये तालीम याफ्ता बने, तालीम दीन बने, इनके मुस्तकबिल के लिए आप पूरी ताकत से कॉर्पोरेशन में इन चोरों को रोकेंगे और आपके जो रिश्तेदार मदामत में अगर कोई दादागिरी करे तो यहाँ से जाओ और लाठी लेके जाओ, उसकी टांग जरूर टूटना चाहिए।